किताबें दे दो, मैं नर्कवासियों को भी स्वर्गवासी बना दूंगा। सच बताऊं तो एस्पिरेंट लाइफ में जितनी खुशी है उतना जो सरकारी नौकरी में लोगों को नहीं मिलता है शायद। तो पहली प्रेफरेंस में मेरा डिप्टी कलेक्टर था। अमेजिंग, इनक्रेडिबल, शानदार पर्सनालिटी। और बाल गंगाधर तिलक कह गए थे कि अगर नर्क में भी उनको भेज दिया जाए तो वो सुकून से रह लेंगे और नर्क को स्वर्ग बना देंगे। कैसे? उन्होंने कहा था, मुझे किताबें दे दो, मैं नर्कवासियों को भी स्वर्गवासी बना दूंगा। तो किताब का जो किस्सा है, किताब का जीवन में हिस्सा है, बहुत सराहनीय है। बहुत 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 बड़े बड़े लोग किताबों के जरिए, किताब के थ्रू, किताब की वजह से, किताब पढ़कर कहां से कहां बन गए। और आज जो अभी थंबनेल देखा होगा आपने, एक ट्रेलर देखा होगा आपने, उसी के वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं। तो किताब के मसले में ये सिलसिला रहेगा, किताब की वजह से ये सिलसिला रहेगा। और किताब पढ़कर पीसीएस एग्जाम निकाला है हमारे आज के इस टॉपर ने। और अमित कुमार जी हमारे साथ आज मौजूद हैं। इस पूरे शो में हम बहुत शानदार बातें करेंगे, टॉप टू बॉटम, स्टार्ट टू एंड, सब कुछ कवर करेंगे। पर्सनल लाइफ डिटेल्स, कैसी स्ट्रेटजी रही, और मैं खुद नहीं बताऊंगा, अमित खुद बताएंगे आपके सामने। पीसीएस टॉपर 2022 रह चुके हैं, वीडियो की पोस्ट मिली है इनको। बाकी शायद उनके स्वयं वो खुद बताएं तो आपको ज्यादा बेहतर लगेगा। तो मैं इनवाइट करना चाहता हूं हमारे टॉपर स्टॉक के इस शानदार एपिसोड में अमित कुमार जी को। अमित जी नमस्कार। थैंक यू सिद्धार्थ जी, और मुझे यहाँ बुलाने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। एक दो बार फॉलो अप करना पड़ा था अमित जी से, लेकिन ही वाज इक्वली इलेटेड एंड एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ अवर शो। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। इवन मैं खुश हूँ कि मैं बाकी चैनल पे देख रहा हूँ कि डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी एसपी के वीडियोस आ रहे हैं, टॉपर टॉक्स आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने मुझे ढूंढ के एक वीडियो ढूंढ के निकाला है। तो इसमें आप लोग की मतलब मैं अचीवमेंट समझता हूँ कि कैसे पता नहीं ढूंढ लिया, जबकि मैं यहाँ किसी को जानता भी नहीं हूँ, फिर भी आप लोगों ने मुझे ढूंढा, तो थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। ढूंढने से तो भगवान मिल जाते हैं, और आपको कौन नहीं ढूंढना चाहेगा। आप तो पीसीएस टॉपर हैं 2022 के। तो बहुत बहुत शुक्रिया एक दफा फिर से। और हमारी जो ऑडियंस है जो हमें देख रही है, जी। वो मतलब एक तरीके से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपके जीवन के उस अनमोल एक्सपीरियंसेस को जानने के लिए। सो शुरू करते हैं। जी सिद्धार्थ जी, बिल्कुल। कैसे मसला शुरू हुआ? मतलब अब बतौर सरकारी अधिकारी आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो क्या महसूस हो रहा है? एक पल में एक एस्पिरेंट थे जो सरकारी दफ्तरों के इधर इर्द गिर्द घूमते थे, अब एक सरकारी अफसर बनकर बात कर रहे हैं। जी आप सही कह रहे हैं। ये रिजल्ट आने के बाद काफी चेंजेस आए हैं मेरे प्रति लोगों के नजरियों में। लेकिन अभी तो रिजल्ट ही आया है, कुछ ऐसा ज्वाइनिंग अभी इसमें बाकी है अभी। लेकिन सच में अच्छा लग रहा है, सब लोग खुश हैं, परिवार के लोग खुश हैं, दोस्त खुश हैं, मम्मी पापा खुश हैं, मैं भी खुश हूँ। और एक जो मेंटल कियोस होता है सिद्धार्थ जी कि इतने तैयारी के बाद अगर कुछ नहीं होता है तो क्या करेंगे, राइट। उस कियोस से अब मुक्ति मिली है मुझे। एक मानसिक शांति है मेरे मन में। बाकी आप देखते हैं आगे कहाँ जाता है जीवन। जी मतलब वो जो एस्पिरेंट का विशियस साइकिल होता है जी, अब हम वो एस्पिरेंट नहीं रहे जी, और एक तरीके से हम अब बेरोजगार नहीं रहे। तो ये जो आबादी है हमारी, ये बढ़ चुकी है 143 करोड़ की जी। तो उसमें से अब एटलीस्ट ये रहे कि अब हम बेरोजगार नहीं रहे। बिल्कुल बिल्कुल। सो अब वो भी अब सरकारी नौकरी, तो सरकारी नौकरी मिलने का ज्यादा खुश है या फिर ये एस्पिरेंट लाइफ से जो निजात मिला है उसका ज्यादा खुश है? सच बताऊं तो एस्पिरेंट लाइफ में जितनी खुशी है उतना जो सरकारी नौकरी में लोगों को नहीं मिलता है शायद। मेरे जितने भी दोस्त हैं सब वहां से यही बोलते हैं कि यार जो लाइफ तुम लोग जी रहे हो ना, इसको याद करोगे तो। लेकिन एक अभ्यर्थी यही चाहता है कि वो जाहिर सी बात है इस सेवा में आने के लिए तैयारी कर रहा है। तो इस बात की खुशी जरूर है कि सरकारी नौकरी मिली है। और सरकारी नौकरी के प्रति सिद्धार्थ जी जो हमारे समाज का, जो मैं बोलता हूँ सोशल एक्सेप्टेबिलिटी है, बहुत ज्यादा है। मैं इस क्षेत्र के अलावा हो सकता है किसी और क्षेत्र में बहुत अच्छा कर जाऊं, बहुत पैसे कमा लूं, लेकिन खास करके रूरल जो एरिया है, जो हमारा ग्रामीण समाज है, उस तरीके का रिकॉग्निशन मुझे नहीं देगा। इवन सरकारी नौकरी में मैं किसी लोअर ग्रेड पे भी आ जाता हूँ तो मुझे बड़ा सम्मान की नजरों से देखा जाता है। बिल्कुल। और आप किसी बड़े कंपनी के सीईओ बन जाएं, वाइस प्रेसिडेंट बन जाएं,
फिर भी उनके मन में एक भाव रहता है कि अच्छा इनको नहीं मिल पाया है। खास करके रूरल एरिया में ये ऐसा भाव रहता है, मैं उधर ही से आता हूँ, तो अच्छा है, सब लोग खुश हैं जी। ग्रेट, हम भी खुश हैं आप हमारे चैनल पर आए हैं और अड्डा 24/7 IAS PCS चैनल पर हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे ऑडियंस को उनके मतलब की चीज दिखाएं, और स्पेसिफिकली जिस एग्जाम की वो तैयारी कर रहे हैं, अगर कोई इस एग्जाम को निकाल ले तो वो एक प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। बिल्कुल। और आपके स्ट्रेटजी, आपकी लाइफ प्रोसेस क्या रही है। तो मेरा सवाल तो मैं पूछ चुका हूँ काफी, लेकिन मेरा ऑफिशियली एक पहला सवाल आपसे रहेगा कि कितने मेंस दिए हैं आपने, कौन सा अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है आपका? देखिए सिद्धार्थ जी, हम लोग जो तैयारी करने आए थे इसमें, तो यूपीएससी के लिए आए थे। पीसीएस को हमने शुरू के सालों में बहुत गंभीरता से नहीं दिया जी। तो यूपीएससी के हमने 3 मेंस लिखे हुए हैं। ठीक है। और ये पीसीएस का मेरा 5वां मेंस था, ये वाला जी। तो शुरू के जो मेरे 2-3 पीसीएस के मेंस थे वो मैं बहुत लाइटली दिया। मैं इस चीज को एक्सेप्ट भी करता हूँ कि मैंने गलती की, मुझे गंभीरता से देना चाहिए उसको। जब आपने लाइटली लिया तो क्या लाइटली लिया? लाइटली आप जानते हैं जैसे कि यूपी पीसीएस में 2 ऑप्शनल होते थे पहले। हाँ। तो अब यूपीएससी में एक ही ऑप्शनल होता था, हम एक ही ऑप्शनल पढ़ते थे। अब एक ऑप्शनल पूरा का पूरा इग्नोर करना और फिर 30-40 दिन में ये सोच के कि कुछ ना कुछ कर ले जाएंगे, तो अल्टीमेटली वो हमारे टोटल मार्क पे अफेक्ट करता था जी। तो उसके वजह से कहीं ना कहीं पीसीएस में सिलेक्शन में काफी लेट हो गया। अगर हम 2 ऑप्शनल लेके चलते, थोड़ा हिंदी पे ध्यान देते, सामान्य हिंदी जो पेपर है, तो मुझे लगता है कि इसमें और पहले सफलता मिल सकती थी जी। तो आप साथ में दोनों करना चाहते थे, यूपीएससी भी पीसीएस भी? शुरू में मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन यूपीएससी जब नहीं हो रहा था तो ये हुआ कि अब अपना स्टेट भी देखते हैं जी। जी। 3 अटेम्प्ट आपने आईएएस का दिए हैं जी, और मेंस लिखा है तीनों में जी जी। क्या ऑप्शनल था तब, और आप में हमारी चर्चा भी हुई थी कि आपने ऑप्शनल चेंज भी किया है? जी जी जी। तो क्या शुरू में मैं मेरा मीडियम भी हिंदी था और मेरा ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर था, क्योंकि हिंदी के प्रति मेरा शुरू से ही झुकाव रहा है और साहित्य की किताबें मैं पहले से भी पढ़ता रहा हूँ। और मैंने इंजीनियरिंग किया है, इंजीनियरिंग आप जानते हैं इंग्लिश में होती है। फिर भी मैंने हिंदी मीडियम चुना क्योंकि मुझे लगता था कि मैं हिंदी में अच्छा एक्सप्रेस करूंगा, अपनी बातों को ठीक से लिख पाऊंगा। हिंदी मीडियम आया कहाँ से, मतलब कि आपके दोस्त लोग थे, कहाँ से दिमाग में आया? क्योंकि इंजीनियरिंग वालों को तो हिंदी मीडियम से मतलब थोड़ा सा, मैं वही कह रहा हूँ कि ये बोला गया है कि यूपीएससी में कॉपी बहुत ध्यान से पढ़ के चेक की जाती है, तो अगर आप अपने क्लियर एक्सप्रेशन को लिखते हैं तो वहां पे अच्छे अंक मिलते हैं। मुझे लगता था कि मैं अपने आप को हिंदी में अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाऊंगा, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं हिंदी में ही इसका तैयारी करूंगा। तो शुरुआत तो मैंने हिंदी में ही करी, लेकिन आप जानते हैं कि पिछले कई सालों से हिंदी मीडियम का रिजल्ट भी बड़ा डाउन रहा है। तो एक तो हिंदी के वजह से मेरा प्रीलिम्स भी यूपीएससी का 1-2 बार रुका, और दूसरी बात कि हिंदी का रिजल्ट भी डाउन जा रहा था, तो मन में एक डायलेमा था कि अगर गलती से मान लीजिए प्रीलिम्स निकल भी जाता है, फिर से मेंस में फंसूंगा वही। तो मैंने सोचा कि अब चेंज करते हैं इसको। और दूसरी बात कि मैंने बोला हिंदी लिटरेचर मेरा ऑप्शनल है, मैंने पीसीएस का 3 मेंस हिंदी लिटरेचर का, मतलब मेंस हिंदी लिटरेचर से दिया है। 3 मेंस लिटरेचर से दिया जी है? जी। और यूपीएससी में भी हिंदी जी जी। अच्छा। तो यूपी पीसीएस में मतलब मेरे पेपर 2 में तो ठीक मार्क्स आते थे हिंदी लिटरेचर के। पेपर 1 में बहुत ही कम नंबर दे देते थे। मैं बताऊं कि जैसे 200 नंबर का पेपर होता है, तो पेपर 2 में मेरे 110, 112 ऐसे आ रहे हैं, तो पेपर 1 में 62 आ गए, 65 आ गए। तो ये जो 30-40 नंबर का गैप आता था, वो मुझे बाहर कर देता था रिजल्ट से। बाकी मार्क्स ठीक होने के बावजूद भी मैं बाहर हो जाता था। तो जब मैंने मीडियम चेंज किया, तो फिर एक ये डायलेमा आया कि अब अगर मैं इसको हिंदी लिटरेचर को कंटिन्यू करता हूँ, तो फिर से मुझे इसको हिंदी में लिखना पड़ेगा और उसको इंग्लिश में लिखना है। तो फिर मैंने अपना ऑप्शनल, एक ऐसा ऑप्शनल लेना था मुझे जो मतलब मैं खुद से कर सकूं और जीएस में भी हेल्प करे। तो मुझे लगा कि सोशियोलॉजी अच्छा है, तो उसके बाद मैंने सोशियोलॉजी के साथ अपनी यात्रा। ये चयन कैसे किया कि सोशियोलॉजी अच्छा है मेरे लिए? मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि अब मैं दोबारा कुछ ऐसा तो नहीं कि टॉपर्स की वीडियो भी आपने देखी? नहीं, मैं बताता हूँ आपको। मुझे क्लासेस नहीं करनी थी कोई इसके लिए। अच्छा। मुझे खुद से करना था, तो अब मुझे ये देखना था कि इसके मटेरियल कैसे मिल सकते हैं। तो मेरे पास 3 विकल्प थे, एक पॉलिटिकल साइंस, एक फिलॉसफी और ये तीसरा सोशियोलॉजी। तो मैंने सबका थोड़ा थोड़ा सीख के देखा कि किसमें मैं अच्छा कर पा रहा हूँ। तो अल्टीमेटली मुझे सोशियोलॉजी लगा कि यार इसमें मैं ठीक कर लूंगा, और इसका कुछ मटेरियल भी मुझे इजिली मिल गया। तो मैं इसी को कंटिन्यू किया आगे। मैं बताऊं आपको कि
ये सब जो ऑप्शनल है, जीएस है, इससे है, ये तो मार्क्स लाना है ना मुझे जी। इसको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली तो हमें सर्विस में आना है। तो मैं हमेशा यही सोचता था कि किस में मैं सहज हूँ और किस में अच्छे अंक ला सकता हूँ, तो मैंने ऐसे चूज किया इसको। मतलब आपकी जो बेस्ट एरिया है जहाँ पे आपका कमांड अच्छा है जी, वहाँ पे आप और अच्छा कोशिश करने की। और मुझे लगता है कि मैं शुरू से ही सोशियोलॉजिस्ट हूँ। मतलब सोशियोलॉजी लेने के बाद जिस तरीके का ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंट है, और जिस तरीके से सोशियोलॉजी में चीजें देखी जाती हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीजों को समझा जाता है, वो काम मैं पहले से ही कर रहा हूँ। ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज हुआ, तो ये सब्जेक्ट मुझे काफी अच्छा लगता है। जी। जब आपने कहा शुरू से सोशियोलॉजिस्ट हैं, इंजीनियरिंग में कैसे हुआ? अब देखिए, क्यों नहीं लिया आपने? ये तो आप जानते हैं कि अब जहां से मैं आता हूं वहां पे आप पीसीएम नहीं ले रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं ले रहे हैं, तो आपको एक पहले ही वो नल्ला समझते हैं कि आप अच्छे, तुम साइड में आ जाओ, तुम कोने इधर आ जाओ। तो वो लिया, और उसके बाद उस समय जानते हैं बहुत आईटी सेक्टर बूम पे था, तो सब लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे दोस्त, तो हमने साथ में कर लिया और बड़ी गंभीरता से इंजीनियरिंग की भी मैंने। मतलब मैं जब वहाँ मैं आपको बताऊं, मैंने प्रिपरेशन नहीं करी थी इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए। अच्छा। तो कॉलेज पहुंचा तो मैं, एक तो मुझे किस कॉलेज से इंजीनियरिंग किया? मैं लखनऊ में एक बीबीडी एनआईटी में, जी जी, फैजाबाद रोड पे जी, वहां से मैंने किया है। तो एक तो मुझे इंग्लिश नहीं आती थी उस समय, हाँ, हिंदी मीडियम से मेरा 12th तक था, तो मैंने सीखा, उसमें बहुत सीखा। मैं आपको बताऊं, मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में 63% मार्क्स है मात्र, और इंजीनियरिंग में 63 बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि उसमें इंटरनल्स मार्क्स ठीक ठाक मिल जाते हैं, एक्सटर्नल वगैरह मतलब बिलो एवरेज लड़के जो हैं वो 63 लाते हैं। मैंने बहुत मेहनत की उसमें, और फाइनल तक लाते लाते 8 सेमेस्टर तक मैं 83 तक ले गया उसको। क्या बात है। हाँ, मतलब आपने पढ़ाई की कॉलेज में? हाँ, मैं पढ़ाई की। मेरा नाम अमित कामकाजी रख दिया था लोगों ने, क्योंकि मैं बहुत काम करता था। लोग पढ़ते, वो कहते कितना ये करता है, क्योंकि आप जानते हैं इंजीनियरिंग में लोग शुरू में तो पढ़ते हैं, फिर बाद में वो दूसरे काम करने लगते हैं और पास हो ही जाते हैं, एक बार पास होना शुरू करते हैं तो। लेकिन मैंने पढ़ाई की इंजीनियरिंग में। जी। शुरू में पढ़ते हैं और बाद में खुद से लड़ते हैं कि क्यों इंजीनियरिंग में आ गए। बखूबी निभाया आपने। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि इंजीनियरिंग जाके अगर बाद में कुछ करना है तो इंजीनियरिंग को निभा रहे हैं अच्छे से। 65% से 83% आप ऊपर गए हैं, लोग नीचे। ये जो आप ग्राफ बनाए ना, मैं कागज पे बनाया हूँ अपने हर सेमेस्टर में, क्योंकि अब वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब मुझे लगता है मैं सोशियोलॉजिस्ट शुरू से हूँ, इस तरह के डेटा एनालिसिस मैं शुरू से ही करता रहा हूँ। जी। क्या ये रीजन है कि आपका इंजीनियरिंग में होना और आपका प्रीलिम्स हर बार निकलना ये कोइंसिडेंट है, या फिर क्या? मतलब प्रीलिम्स तो आपका लगभग हमेशा निकला है, पीसीएस का भी और यूपीएससी का भी। एक टेम्परामेंट तो देता है इंजीनियरिंग। अगर आप मैथ्स और ये साइंस वगैरह चीजें करते हैं तो हर चीज को सोचने का एक प्रिसाइज नजरिया दे देता है। तो आप बहुत जानना नहीं चाहते हैं, आप ये सीखना चाहते हैं कि कितना मेरे काम के है, उसमें से करके आगे पीछे करके अपने काम की चीज निकाल लें। तो इंजीनियरिंग ही नहीं, साइंस के जितने भी सब्जेक्ट है, आप देख रहे हैं कि ज्यादातर सिविल सर्विसेज में यही लोग आ रहे हैं। मतलब सब्जेक्ट तो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट होते हैं सिविल सर्विसेज में, फिर भी ज्यादातर इंजीनियर, डॉक्टर, ये लोग सब। उसके पीछे मुझे रीजन यही लगता है कि वो बड़ा साइंटिफिकली सोचते हैं, पढ़ते हैं और चीजों को उस तरीके से एनालाइज करते हैं कि जो उनके काम की चीज हो वो पिक करें, बाकी उसमें ज्यादा किताबी कीड़ा बनने की कोशिश ना करें। तो ये भी एक उसका फायदा मिलता रहता है ये सिविल सर्विसेज में। जी। और कोई स्ट्रेटजी जो प्रीलिम्स को आपने फोड़ा है कई बार जी, तो और कोई स्ट्रेटजी अदर देन ये जो आपने अप्रोच बताया अभी, पीसीएस के सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स को कैसे हम क्रैक कर सकते हैं? देखिए, अब पीसीएस के लिए तो पहले क्या होता था कि बहुत से क्वेश्चन रिपीट करते थे। मतलब 150 क्वेश्चन का अगर जो एक प्रीलिम्स का पेपर होता है जीएस का, उसमें से 40-50 क्वेश्चन हूबहू रिपीट कर देते थे। लेकिन अभी जो है कि उन्होंने 3-4 सालों से पैटर्न अपना बदला है। तो अब उन्होंने पेपर को थोड़ा बैलेंस बनाने की कोशिश, बैलेंस बनाया है। कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी डालते हैं उसमें, कुछ फैक्चुअल भी डालते हैं, करंट अफेयर भी रहता है। राइट। तो आप अगर होलिस्टिकली पढ़ते हैं अपने टॉपिक को, मेंस के खास करके सिलेबस को, और बाद में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, और इसके बाद करंट अफेयर कर लेते हैं और कुछ मॉक्स वगैरह की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो ठीक ठाक एक्यूरेसी आपकी हो जाती है।
ओके। और आप इजिली निकाल लेंगे प्रीलिम्स। ये जी पीसीएस तरीका का जी। यूपीएससी में भी अप्लाई होता है? यूपीएससी में मैं बताऊं कि उसमें बहुत ही एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। हम्म कोई भी आप किसी भी जो यूपीएससी का प्रीलिम्स निकालता है उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे 30-40 क्वेश्चन के बाद मुझे नहीं आता था। जनरली यही बोलते हैं लोग। बिल्कुल। लेकिन अगर आपका बेसिक बहुत क्लियर है, अगर फंडामेंटल आपका बहुत क्लियर है, फंडामेंटल जैसे जी जैसे कोई भी ऊंचाई का कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए हाइट का कॉन्सेप्ट, जी एनसीईआरटी वगैरह, या फिर टेम्परेचर है, प्रेशर है, आगे पीछे होने से क्या होता है, कोई साइंस का कॉन्सेप्ट है, ऐसे तो इनके एप्लीकेशन को आप ठीक से अप्लाई कर पा रहे हैं अगर, ठीक है, तो 30-40 क्वेश्चन के बाद आप जो स्मार्ट गेस जिसको कहते हैं, जो एलिमिनेशन वाला जो प्रोसेस होता है वो अच्छा करते हैं आप, तो अल्टीमेटली आप उसमें 50-55 क्वेश्चन ठीक कर लेते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में अमूमन 85-90 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, आते लोगों को 30-35-40 है। हाँ, तो अगर आपका बेस क्लियर है तो आप एलिमिनेट ठीक से कर पाते हैं, और वही काम आता है फिर प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में। ये तो हमने मेंस और प्रीलिम्स की बात कर दी है। आपने एक हमारी जब चर्चा हो रही थी आपने डिस्कस किया था कि आपने डीवाईएसपी भी अपनी पोस्ट प्रेफरेंस रखी थी, तो एक तो हम ये बात कर लेते हैं कि आखिर आपकी प्रेफरेंसेस क्या थी। अगर आप, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि हम सोशियोलॉजिस्ट, मुझे अपने मन से लगता है, तो प्रेफरेंसेस में भी कोई ऐसी सर्विसेज आपने रख रखी थी? आप शायद ध्यान से सुने नहीं, मैंने ये बोला कि मैंने डीवाईएसपी नहीं रखी थी जी, क्योंकि मेरी हाइट आती है एग्जैक्ट 165 सेंटीमीटर, और आप जानते हैं हाइट थोड़ी ऊपर नीचे होती है दिन भर में। आप सुबह जगते हैं थोड़ी हाइट ज्यादा होती है और शाम को थोड़ी कम हो जाती है, ये कुछ साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे। तो उस पोस्ट को मैंने नीचे रखा है इस बार, क्योंकि मुझे डर था कि अगर यही मिल जाता है, और वही मिलता, इस बार डिप्टी एसपी की पोस्ट मैं आपको बताऊं 93 पोस्ट थी जी, तो बहुत से लोग डिप्टी एसपी बने हुए, बहुत सारे लोग, तो मैंने उस पोस्ट को नीचे रखा। पहली प्रेफरेंस मेरी, आप प्रेफरेंस पूछ रहे थे, तो पहली प्रेफरेंस में मेरा डिप्टी कलेक्टर था, दूसरे नंबर पे मैंने टीओ डाला था, ट्रेजरी ऑफिसर, कोषाधिकारी बोलते हैं हिंदी में इसको, और तीसरा मैंने बीडीओ डाला था। अच्छा, तो मुझे बीडीओ मिला है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जी। क्या रैंक है इसमें? मेरी 23rd रैंक है। ओके जी, वीडियो में। ये जो आपने चीजें बताई हैं अभी, ये तो यूपीएससी में भी लागू होगा, आईपीएस के उसमें भी लागू होगा, उसमें भी है, कोई भी पुलिस प्रशासन। तो क्या आप ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि स्पेसिफिकली जो पुलिस सर्विसेज है हमारी, चाहे वो पीसीएस के थ्रू, चाहे वो यूपीएससी के थ्रू, उसमें हमारा मेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हाइट वेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो ये आप बताएंगे? इसमें देखिए, जो जिसमें भी मेडिकल रिक्वायरमेंट मांगता है यूपीएससी या पीसीएस, उसमें मेडिकल टेस्ट भी बहुत सलीके से होता है, क्योंकि उनका काम भाग दौड़ वाला है। और सलीके से जैसे प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे। बाकी में हमने सुना है कि बड़ा कैजुअली हो जाता है मेडिकल। हाँ, मतलब ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्ड है पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात यह कि आपके जो सबऑर्डिनेट होंगे, हो सकता है आपसे भी लंबे हों, तो इस वजह से एक क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है। और इनका काम आप जानते हैं लॉ एंड ऑर्डर का है, और 24 घंटे का काम है, तो जाहिर सी बात है इसमें इन्होंने इस तरीके का क्राइटेरिया रखा हुआ है जी। ओके जी। खुदा न खास्ता अगर ऐसा होता कि हाइट हमारी रहती उस टाइम पे, तो आपके प्रेफरेंस में दूसरे नंबर पे डीवाईएसपी होता? जी जी जी। क्या आपको मलाल है इस बात का? अब क्या कह सकते हैं, हाइट नहीं है तो फिर इस बात का ज्यादा मलाल है, या फिर आपका पीसीएस क्लियर होगा उसकी ज्यादा खुशी है? सच बताऊं, इस बार मैं सिद्धार्थ जी चाह रहा था कि बस पीडीएफ में नाम आ जाए मेरा क्योंकि आप लगातार फेल हो रहे हो, तो बस आप इसी उम्मीद में रहते हो कि यार कहीं नाम आ जाए, ताकि बस एक शांति मिले थोड़ा। तो अच्छा मिला है मुझे, ठीक ठाक पोस्ट मिल गई है अगर देखा जाए। तो रिजल्ट किसने बताया था? कंट्रोल एफ किया था या फिर लिस्ट में देखा था? कंट्रोल एफ तो मैं करता ही नहीं हूँ सर वो 1 सेकंड वाला दर्द बहुत खतरनाक होता है, मैं एक एक पेज देखता हूँ ऐसे। अच्छा। तो रिजल्ट के दिन मैं बताऊं कि पता चल जाता है सुबह की रिजल्ट आने वाला है, बहुत सारे इंसाइडर वगैरह। हाँ। तो जैसे रिजल्ट आया तो पीडीएफ आ गया था मेरे पास, और रोल नंबर मुझे पता ही था, तो मैंने ही देखा था अपना रिजल्ट। अच्छा। और फिर उसके बाद फोन आया 2-3 लोग का, तो मैंने रोल नंबर दे रखा था, तो उन लोगों ने भी बताया कि यार हो गया, तेरा हो गया। तो ऐसे था, मतलब रिजल्ट 7:45 बजे के आसपास रात को रिजल्ट आया था जी। हाँ बिल्कुल जी, ग्रेट। एक आपके इंटरव्यू में कुछ आपसे पूछा गया था जी, कहा गया था कि मतलब ये आपने पहली बार इंटरव्यू दिया है मेरे? जी जी जी।
ये पहली बार इंटरव्यू का क्या तजुर्बा रहा आपके, और इंटरव्यू में कुछ खास बातें भी हुई थी, आप उस पर भी चर्चा करेंगे हम। देखिए, पहली बार डर भी लगता है ना, पहली बार कैसे एंट्री करना है, कैसे बैठना है, और दुनिया भर के सारे सवाल रहते हैं। जी। तो ठीक था, मेरा रामजी मौर्य सर के बोर्ड में इंटरव्यू था और मैं 5th था, 2nd शिफ्ट में। अच्छा। हाँ, तो मेरा इंटरव्यू भी मेरे ख्याल से 5:15 बजे शाम को आया था। ओके जी। तो मैं गया, उन्होंने जो क्वेश्चन पूछे बेसिकली कुछ मेरे ग्रेजुएशन से थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, कुछ मेरे ऑप्शनल से थे, कुछ करंट अफेयर था, और उन्होंने मेरी हॉबीज भी पूछी। एक मेंबर थे, तो मैं पोइट्री रिसाइट करता हूँ, तो बोला उन्होंने कोई पोइट्री सुनाओ, तो मैंने वहां पे सुनाई आपने पोइट्री? जी जी, सुना दी? 2 मिनट की पोइट्री मैंने पूरी सुनाई। अच्छा। हाँ हाँ, और काफी खुश भी थे, उनका चेहरा देख के लग रहा था। 4-5 लाइन याद है आपको उस पोइट्री की? बिल्कुल याद है, वो पोइट्री तो मैं बिल्कुल बताएं। तो ये पोइट्री मेरे एक दोस्त हैं निखिल श्रीवास्तव, उनकी कविता है ये। क्या है? गुलजार को कंट्रीब्यूट करके उन्होंने उनके बर्थडे पे ये कविता लिखी थी। अच्छा जी। तो कविता ऐसे है कि मेरी सांसों के मिसरे जब जब घुलते हैं तेरे वजूद के किसी किस्से में, मेरी आहें पिघलती हैं तेरे लफ्जों के लौ में, जब सियाह रातों के अंधेरों में तुम्हारे गीत जब जुगनू की तरह आकर थाम लेते हैं मेरे जेहन के खालेपन की उंगलियां, टूटे हुए सितारों समन मेरा जब पा जाता है तुम्हारे ही किसी अनकहे से मायने में पनाह, सच मानो मेरी जिंदगी खुद ब खुद एक सोख गजल सी लगती है मुझे। वो तुम ही हो जिसके नज्मों में कई कई बार अधमरा गिर के जिंदा निकल आया हूं मैं, वरना जिस्म का ये कमजोर लिहाफ रूह की यूं बेवजह की फरमाइशें यूं ही ढो नहीं सकता था। तुम्हें पता भी नहीं शायद तुमने यूं ही कितनी जिंदगियों को गुलजार किया है, तुमसे यूं ही कितने लोगों ने प्यार किया। क्या बात है। आई एम श्योर आप ताली बजा रहे होंगे घर में बैठ के, है ना? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच गुलजार साहब। तो मतलब एक दफा मेरा मौका मिला है उनसे मिलने का मुंबई में, लेकिन अमेजिंग, इनक्रेडिबल, शानदार पर्सनालिटी, और उनकी आवाज और उनके तौर तरीके लिखने का इनक्रेडिबल, अच्छा था। तो क्या प्रतिक्रिया रही फिर बोर्ड की? एक तो पूरा कविता ध्यान से सुना उन्होंने। हाँ, फिर एक मेंबर पूछते हैं मुझसे कि अच्छा ये किसको कंट्रीब्यूट करके लिखा है, क्योंकि पूरा वो सुन नहीं पाए तो बातें। फिर मैंने उनको बताया तो फिर बोले अच्छा काफी अच्छा है। और मेरी हॉनेस्टी से भी मुझे लगता है वो लोग काफी खुश थे कि मैं इस बात को बताया कि ये निखिल श्रीवास्तव की कविता है। अगर मैं बोल देता ये मेरी कविता है तो उनको कौन सा पता चलने वाला है। तो ये भी मुझे लगता है एक प्लस पॉइंट रहा होगा इंटरव्यू में। जी, ये जो आपने निखिल जी ने आपके दोस्त उन्होंने लिखा है, तो उसके ऊपर एक सियाह शब्द था, तो गुलजार साहब ने एक बड़ी 2 लाइन अच्छी लिखी थी कि लड़का कहता है लड़की से कि तुम मिलोगी मुझसे तो पता चलेगा मैं और भी काला हो गया। अरे, तुम मिलोगी मुझसे तो पता चलेगा मैं और भी काला हो गया हूँ। ये हाशिए में लिखा है कि मैं जितना धूप में जल के काला नहीं हुआ, उतना तुम्हारे प्यार में सुबह के सियाह हुआ। क्या बात। तो ये गुलजार साहब के बहुत शानदार। तो ये सब कुछ हॉबीज हैं जो कि हमें जिंदा रखती है। जी, मुझे लगता है कि आपकी ये हॉबी बिल्कुल देख सकते हैं कि आगे कहीं आप इसको एक कार्यरत के रूप में भी ला सकते हैं। मुझे सच में पोइट्री रिसाइट करना अच्छा लगता है। कई दोस्तों ने मुझसे बोला और लगातार बोलते रहते हैं कि तुम्हें यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए और अपनी कविताएं इस तरीके से रिसाइट करके डालनी चाहिए। मैं टालता रहा, एक दोस्त ने बना ही दिया मेरा चैनल। तो शांत शोर नाम से वो चैनल है, अगर आप देखेंगे 30-40 कविताएं वहां पड़ी हुई है। ओके जी, शांत शोर। अच्छा, ये भी इसके पीछे लॉजिक? शांत शोर मुझे लगता है मेरे स्वभाव को रिप्रेजेंट करता है कि मेरे अंदर बहुत शोर है, बहुत से क्वेश्चन है, लेकिन ऊपर से मैं शांत रहता हूँ। और दूसरा इसके पीछे एक लॉजिक मैं ये देखता हूँ कि एक समय में मैं प्रशांत किशोर से काफी प्रभावित था, जो नहीं, ये जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं। अच्छा, प्रशांत किशोर जी। तो उनके नाम से अगर प्र और की हटा दे तो शांत शोर बचता है। तो ये लॉजिक है, ये शांत शोर रखने का। जी, तो लॉजिक के ऊपर एक हम और डिस्कस करना चाहते हैं कि आपके किसी दोस्त ने आपको गाइड किया था कि PYQs को किस तरीके से, किस नजरिए से देखो तो ज्यादा पता चलेगा एग्जामिनर का माइंडसेट। जी। जब क्वेश्चन गलत होते हैं PYQ में, तो एक मेरा दोस्त है जिसने साइकोलॉजी से MA किया है। ओके।
तो मेरी एक बार उससे चर्चा हो रही थी, तो बोला कि ये क्वेश्चन जब भी बनाते हैं एग्जाम सेटर, इस बात को ध्यान रखते हैं कि स्टूडेंट की साइकोलॉजी क्या है और कौन सी गलतियां वो कर सकते हैं, क्योंकि जो भी ऑप्शन हम पिक करते हैं तो हम तो सही मान के ही करते हैं और वो गलत हो जाता है। तो उसने मुझे कुछ बातें बताई और कुछ टेक्स्ट भी दिया पढ़ने के लिए कि कैसे थोड़ा रीड कर सकते हो उनका स्टाइल, कैसे वर्डिंग में आगे पीछे करके वो क्वेश्चन गलत कराते हैं। तो ये काफी हेल्पफुल भी रहा, और आप जानते हैं PYQ वैसे भी सॉल्व करना हेल्पफुल रहता है यूपीएससी के लिए। बिल्कुल, ग्रेट, बहुत बहुत शुक्रिया। ये अच्छी चर्चा हो रही है, मजा आ रहा है इसमें डिस्कशन में। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंड होता है अमित जी, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं और साथ में हमारे दोस्त लोग भी अलग अलग क्षेत्र में हो, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई स्टार्टअप कर रहा है, कोई अलग जॉब कर रहा है, खुश है, यूट्यूब इंस्टाग्राम पे रील्स डाल रहा है, और यहाँ पे हम रात में पढ़ रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं करता आपको? आपको मन नहीं करता कि सच में मतलब एक समय तो हम लेके ही आते हैं यूपीएससी में, जब वो ये सब कर रहे होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि यार ठीक है हम भी करेंगे, अभी तो हम कर रहे हैं, अपनी तैयारी कर लेते हैं, बाद में देखेंगे ये। लेकिन जब समय लंबा गुजरने लगता है तो ऐसा लगता है कि हम सोसाइटी में काफी पीछे जा रहे हैं, हम वही, हाँ, जब नहीं निकलता है तो ऐसा लगता है कि दुनिया आगे बढ़ रही है, हम वहीं पे रुके हुए हैं, वही लक्ष्मीकांत वही स्पेक्ट्रम में अपना जीवन जा रहा है। तो सच में एक समय पे ये लगता है कि अब छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, मतलब कुछ और करके इसमें से निकलते हैं। तो लेकिन ये है कि एक मन में भाव रहता है कि कर लेते हैं, तो एक मोटिवेशन जो अंदर से रहता है वही हमें जोड़े रहता है कि नहीं करना है बाकी चीजों से, क्योंकि आप जानते हैं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है। आप लगातार कई काम एक साथ नहीं कर सकते, इसकी तैयारी ऐसी है, और इसका जो चक्र है, आप खुद ही बात कर रहे थे कि प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, आप एक जगह फंसते हैं, फिर से प्री से शुरू करना है, तो आपको लगता है कि अगर मैं इधर उधर करूंगा तो मेरा टाइम वेस्ट होगा, माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, तो थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ता है ये सब चीजें। जी, उद्देश्य अगर लंबा उद्देश्य है तो हमें छोटी छोटी खुशियां त्यागनी पड़ती हैं। बिल्कुल, और ये कहा भी जाता है ना कि यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज एवरीवेयर इफ यू वांट टू गेन समथिंग, यू हैव टू लूज समथिंग। राइट, तो ये हर जगह प्रिंसिपल अप्लाई होता है, अगर हम कुछ पाना चाहते हैं तो कुछ खोना पड़ेगा, हमें रील्स देखना बंद करना पड़ेगा, हमें दोस्तों की शादियां कम अटेंड करनी पड़ेगी, हमें रिलेटिव से कम बात करना पड़ेगा, हम बाहर एक्टिविटी कम करेंगे, क्योंकि वो लिमिटेड पीरियड के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें सब नहीं कर पाएंगे। जी, ग्रेट, थैंक यू सो मच। इस दौरान जब आप तैयारी कर रहे थे जी, तो उसमें बहुत सारे मिथ्स भी आपके ब्रेक हुए होंगे जी, कि फलाने कह रहे थे कि ये मिथ्स है लेकिन हम तो कर रहे हैं लेकिन सब सही है। कोई ऐसे मिथ जो स्टूडेंट्स को मिथ लगता है लेकिन अब आपको लग रहा है कि नहीं, दिस इज ऑल रियलिटी एंड इट हैपेंस? देखिए, जब तैयारी करते हैं ना तो हम अपने आप को 30 मार खा समझते हैं, ऐसा लगता है कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन यूपीएससी ना एक इक्वलाइजर की तरह काम करता है। आप किसी भी लेवल पे हैं, एक लेवल पे ला देता है आपको, और दूसरी बात, जितना आप तैयारी करते जाते हैं आप उतना जानते हैं कि आप कम जानते हैं। आप जब शुरू में आते हैं ऐसा लगता है बहुत जानते हैं, लेकिन पढ़ते 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 एक लेवल आता है, फिर ये लगता है कि यार बस उतना ही जान जाए जितना ये पूछ रहा है वही काफी है। तो वो कहते हैं ना अमित जी की जो ज्ञानी वही है जिसको पता है कि मुझे कुछ नहीं पता, और अज्ञानी वही है जिसको पता है कि हाँ हमको सब कुछ पता है। तो एक चीज है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारे मिथ्स तो खत्म हुए हैं, जो कॉमन सेंसिकल सोसाइटी में मिल जाते हैं हमें, कि कई सारे जो इस अगर मैं कुछ ऐसे याद करना चाहूँ आपको कि लोग कहते हैं कि ये टैलेंट इनहेरेंट होता है, जन्मजात होता है ना? ये भी एक मिथ ही है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, लगातार अभ्यास कर रहे हैं, तो आप पहुंच सकते हैं कई लेवल पे, ये तो है इस तरीके के। जी, राइट, ग्रेट। आखिरी के कुछ एक दो सवाल हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक तो चूंकि आपकी हॉबी है पोइट्री, ठीक है, और मजा भी आता है, जैसे मैंने आपको देखा बड़े शिद्दत से और सलीके के साथ आपने पोएट्री बोली जो आपने वहां पे बोल के आया। तो यहाँ पे भी इंटरव्यू हो रहा है, एक टॉपर स्टॉक हो रहा है, और मैं टेबल के इस साइड हूँ, टेबल के आप उस साइड हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं एक रिक्वेस्ट रहेगी कि कुछ ऐसा हो जो आपके दिल के बहुत करीब हो और आपको यू वांटेड टू रिसीट समथिंग। सिद्धार्थ जी, बहुत सारी कविताएं मुझे पसंद हैं,
और स्ट्रगल अपने प्रिपरेशन के दौरान मैं ऐसी बहुत सारी कविताएं पढ़ता था जो मुझे हिम्मत देती थी। उनमें से एक कविता शिवमंगल सिंह सुमन जी की है। वो कविता मैं पढ़ देता हूँ और मुझे काफी पसंद है ये कविता। आई होप कि आप लोग को भी पसंद आए और आपके ऑडियंस को भी पसंद आए। तो कविता ऐसे है कि गति प्रबल पैरों में भरी फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। गति प्रबल पैरों में भरी फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा। जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे ना विराम है। चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया। अच्छा हुआ तुम मिल गए, कुछ रास्ता ही कट गया। क्या राह में परिचय कहूं, राही हमारा नाम है। चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी। आशा निराशा से भरा, हंसता कभी रोता कभी। गति मति न हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है। चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। इस विशद विश्व प्रहार में किसको नहीं बहना पड़ा। इस विशद विश्व प्रहार में किसको नहीं बहना पड़ा। सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं मुझसे विधाता वाम है। चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा। प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। निराशा क्यों मुझे, निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है। चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। और आगे है कि साथ में चलते रहे कुछ बीच से ही फिर गए। साथ में चलते रहे कुछ बीच से ही फिर गए। गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। रहे हरदम सफलता उसी की अभिराम है। चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। और अंत में कि फकत ये जानता जो मिट गया वो जी गया। फकत ये जानता जो मिट गया वो जी गया। मूद कर पल के सहज दो घूंट हंस कर पी गया। सुधा मिश्रित गरल वह साकिया का जाम है। चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। शानदार, बहुत बढ़िया, अद्भुत, मजा आ गया सुन के। ये मुझे लगता है कि ये अगर ये वीडियो पूरी देख रहे होंगे अभी तक स्टूडेंट्स, ये उनके साथ ही आवाज जाएगी, ये उनके साथ ये लाइन जाएगी। वो रिलेट कर सकते हैं क्योंकि वो उस परिवेश में तैयारी कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल, बहुत शानदार, बहुत प्यारी कविता है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, ये कहना चाहूंगा बेसिकली कि ये मंच आपका है, ये इंटरव्यू आपके लिए है। आप हमारे स्टूडेंट्स के लिए, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं आपको, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको कोई एक सलाह, कोई एक परामर्श देना चाहते हैं अपने माध्यम से? मैं यही कहूंगा कि सिविल सेवा की तैयारी में अगर आप आना चाहते हैं तो बहुत गंभीरता से आइए। ये कोई वनडे टाइप का एग्जाम नहीं है, इसमें आपको लंबे समय तक रहना है। तो आप एक टाइम फ्रेम लेके आइए कि 2-3 साल तो मुझे कम से कम यहाँ इन्वेस्ट करना है। और उस 2-3 साल के दौरान बहुत ही अनुशासन के साथ, डिसिप्लिन के साथ अपनी पढ़ाई कीजिए, बाकी चीजों को त्याग करके, क्योंकि यहाँ बहुत कंपटीशन है। 1% से भी कम लोग सक्सेस होते हैं। अगर आपने ढिलाई बरती और मस्ती की इस दौरान, तो आप सफलता की रेस से बहुत पीछे हो जाएंगे। इस वजह से इस बात का ध्यान रखें, या तो इस फील्ड में आए ही ना, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग आते हैं और फिर फंस के रह जाते हैं। लेकिन अगर आ रहे हैं तो एकदम डेडिकेट होके आइए, पूरा फुल टाइम दे के आइए, ताकि उन 2-3 साल के अंदर आप कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाएं। ग्रेट, पूरा टॉप टू बॉटम मजा आया आज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ यहाँ पे रहने का। और आप अपने लाइफ में और आगे बढ़ें, पोएट्री कभी मत छोड़िएगा। ये एक सांस आपकी जान है, ये जिंदा रखेगी आपको हमेशा। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक दफा फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू समन जी। हाँ जरूर। लोग मुझे बोलते हैं कि मेरी आवाज अच्छी है, मतलब पोएट्री रिसाइट करने के लिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपकी आवाज
बहुत प्यारी है। मैं आपसे कॉल पे बात कर रहा था तभी मैंने सोचा कि सिद्धार्थ जी की कितनी अच्छी आवाज है, मतलब बेस का जो लेवल है आपके वॉइस में शानदार है, मुझे काफी पसंद है ये जी। ये जो श्रेय है ये मेरे पिताजी को जाता है, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने इस अमूल चीज को आगे बरकरार रखा है और कोशिश यही करता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि ये मुझे अवसर मिलता है, मैं खुशकिस्मत समझता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से स्टूडेंट्स तक पहुंचता हूँ और प्यारी प्यारी बातें अपनी आवाज में पेश करता हूँ। ठीक है सिद्धार्थ जी, फिर बात करते हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। ये थे अमित सर। जय हिंद।